हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बीए सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट कोड DSC 2 का एक महत्वपूर्ण विषय खुश्चेव, निकिता खुश्चेव के विषय में हम आज एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निकिता खुश्चेव का जन्म 17 अप्रैल 1894 को ठीक उसी समय हुआ जब अंतिम जार का राज्याभिषेक हुआ। उसने कुसर्क प्रांत के कालियानोवाका गांव में जन्म लिया। कुसर्क प्रांत दक्षिण केंद्रीय रूस में था और कालियानोवाका मॉस्को से 300 मील दक्षिण में स्थित था, जहां रूसी एवं यूक्रेनियन जन समुदाय परस्पर अभिन्न रूप से मिले हुए थे। खुश्चेव के सत्ता में आने के बाद यह पता लगाना कठिन हो गया कि वह रूसी मूल का था या यूक्रेनियन। 1959 में पूर्वी जर्मनी के लिप्जिंग शहर के एक भाषण में उसने घोषणा की थी कि मैं एक रुस्की हूँ। उसके बाल्यकाल के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। उसकी माता का देहांत 1945 में हुआ। सोवियत संघ के सरकारी दस्तावेज से हमें पता चलता है कि उसके पिता एक खदान में श्रमिक था। कुसर्क प्रांत में कोयले की खानें नहीं थी, अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि खुश्चेव के पिता एक गरीब कृषक रहा होगा जिसने कुसर्क की भूमि का त्याग करके दक्षिण में प्रवेश किया होगा और अस्थायी श्रमिक के रूप में डेनेटज की कोयले की खान में काम ले लिया होगा। सरकारी तौर से यह कहा गया कि बाल्यावस्था में खुश्चेव एक गठरिया था। 20 वर्ष से कम की आयु में उसने एक कुशल कारीगर के रूप में काम किया। सोवियत विश्व कोश में उसे मैकेनिस्ट कहा गया है, अर्थात वह एक मैकेनिक था। इस हैसियत से उसने पूरे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काम किया। यद्यपि इस विश्व युद्ध में उसे भाग नहीं लिया था। वह नौकरी की तलाश में कालियानोवाका से यूजोवका चला गया। 1918 में 24 वर्ष की आयु में उसने साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण की। 1922 में वह खान के साम्यवादी दल की एक इकाई का सचिव नियुक्त हुआ। इसके बाद खुश्चेव ने यूजोवका के श्रमिक विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए आवेदन किया। विश्वविद्यालय में 8 वर्ष का अध्ययन काल घटाकर अब 4 वर्ष कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप उसे कोई उचित औपचारिक शिक्षा नहीं मिल सकी, परंतु आगे चलकर उसे पुस्तकें पढ़ने का शौक हो गया। 1925 में स्नातक करने के बाद 31 वर्ष की आयु में उसने निश्चय किया कि वह अपना समस्त जीवन साम्यवादी दल के कार्यों के लिए समर्पित कर देगा। एडवर्ड क्रेकाशाव खुश्चेव के संस्मरण नामक पुस्तक की प्रस्तावना में लिखता है कि वह उस तरह के लोगों में से था जो विशाल संगठन में तरक्की करने लगते हैं और तरक्की करते ही जाते हैं। उसने उन लोगों को नीचा दिखाने का जोखिम उठाया था जो उसके इर्द गिर्द थे। खुश्चेव ने अपने जीवन के प्रत्येक चरण में देखा कि वह अन्य लोगों से बेहतर कार्य कर सकता था। 1926 में एक सामान्य प्रांतीय दल कार्यकर्ता से वह उन्नति करते करते मॉस्को के दल का प्रमुख बन गया। 1935 में खुश्चेव को ऐसा लगा कि उसका विकास उन लोगों के द्वारा रोका जा रहा था जो ट्राटास्की, जीनोवीव, कोमेनोव, रायकोव एवं बुखारिन के विरुद्ध स्टालिन को लेनिन के स्थान पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे। अनायास आगामी 3 वर्षों में दल के शुद्धिकरण द्वारा उसका मार्ग साफ कर दिया। 1938 में खुश्चेव ने पॉलिट ब्यूरो के एक अस्थायी सदस्य एवं 1 वर्ष बाद पूर्ण सदस्य के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। इस वर्ष स्टालिन द्वारा उसे तरक्की देकर यूक्रेन का वायसराय बनाया गया। लगभग 12 वर्षों तक वह मॉस्को से दूर रहा और इस प्रकार शुद्धिकरण से बचा रहा। इन वर्षों में वह 4 करोड़ जन समुदाय का सर्वोच्च स्वामी बन बैठा। खुश्चेव ने यूक्रेन में एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करते समय अपनी स्वाभाविक कुशलता से स्टालिन के साथ संबंधों को ठीक बनाए रखा। 1949 में वह मॉस्को लौट आया। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के उपरांत खुश्चेव निजी सफलता के स्वप्न देखने लगा। प्रारंभ में उसने बड़ी सावधानी से काम किया। उसने उस समय एक संयुक्त सरकार का स्वांग रचा जब तक उसे बेरिया की हत्या करने के लिए अपने सहयोगियों की सहायता लेनी पड़ी थी। इस दौरान वह पूरी तरह से मालनकोव को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहा। मालनकोव उसका सबसे योग्य और शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी था
जो अपनी शक्ति का आधार प्रतिक्रियावादी दल तंत्र को न मानकर नई पीढ़ी के प्रबंधकर्ताओं को मानता था। खुश्चेव मालनकोव की सभी योजनाओं को, जो आंतरिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए सम्मुख रखी गई थी, उन्हें भली भांति परखता रहा। फिर अवसर आने पर उसे लेनिन का नाम लेकर अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखाने का प्रयास किया। इसके बाद बगैर किसी संकोच के उसने मालनकोव के सुधार संबंधी विचारों एवं सह अस्तित्व की अवधारणा को अपने मौलिक विचार बताने का प्रयास किया। इस प्रकार सत्ता हस्तगत करने के संघर्ष में उसने स्टालिन की उसी युक्ति का प्रयोग किया जिसे उसने स्वयं स्टालिन से सीखा था। 6 मार्च 1953 को स्टालिन की मृत्यु की घोषणा विधिवत रूप से की गई। उसके देहांत के समय 6 मार्च की रात्रि को बताया गया। उस समय एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में मालनकोव का उत्कर्ष स्वाभाविक था। वह वरिष्ठ दल सचिव बना और उसने प्रधानमंत्री का पद भी संभाला। वरीयता के क्रम में बोरिया एवं मालोतोव मालनकोव के बाद आते थे। अतः स्टालिन के उत्तराधिकारी के रूप में यह 3 व्यक्ति सामने उभर कर आए। मालनकोव के नेतृत्व में ठीक 10 दिन बाद खुश्चेव ने अपनी पहली विजय प्राप्त की। उसने दल सचिव का पद ग्रहण किया, लेकिन दल के प्रथम सचिव के पद के लिए उसे 6 माह की प्रतीक्षा करनी पड़ी। स्टालिन काल के सामान्य सचिव के पद को ही बाद में प्रथम सचिव का पद कहा गया। 1953 की ग्रीष्म ऋतु में बेरिया को उसके अनुयायियों सहित गिरफ्तार करके गुप्त स्थान में उसकी हत्या कर दी गई। खुश्चेव के अनुसार यह कार्य प्रेसिडियम की बैठक में हुआ था। बेरियो पर विश्वासघात एवं षड्यंत्र रचने का आरोप था। बेरियो राजनीतिक पुलिस शक्ति का प्रमुख रह चुका था, अतः उसकी मृत्यु के परिणाम स्वरूप राजनीतिक पुलिस की शक्ति कमजोर पड़ गई। इसी बीच फरवरी 1955 में आर्थिक असफलताओं के लिए नैतिक दायित्व अपने ऊपर लेते हुए मालनकोव ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया तथा इस पद के लिए निकोलस बुलगानिन का चुनाव किया गया। वह एक महत्वपूर्ण साम्यवादी नेता था जो 1948 में पॉलिट ब्यूरो का सदस्य था। इस तरह से शासन प्रमुख बुलगानिन एवं दल प्रमुख खुश्चेव ने सोवियत राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ विद्वानों के अनुसार यह द्वैत शासन जैसी स्थिति थी। द्वितीय विश्व युद्ध के नायक मार्शल जुकोव को स्टालिन ने प्रांतीय कमांड देकर उसका महत्व कम कर दिया था। स्टालिन की मृत्यु के बाद जुकोव अपनी लोकप्रियता पुनः प्राप्त कर सका। उसने रक्षा मंत्रालय को संभाला। जुकोव का उत्कर्ष पहली बार प्रशासन में सैनिक उपस्थिति का प्रमाण देता है। इस नियुक्ति द्वारा सोवियत रूस में उच्च सरकारी पदों पर दल की अपेक्षा सेना का महत्व स्पष्ट हो गया। इसी बीच क्रेमलिन में संघर्ष चलता रहा। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना दल की 20वीं कांग्रेस के बंद सत्र में फरवरी 1956 में खुश्चेव का भाषण था, जिसमें दल सचिव ने अपने पूर्वज स्टालिन को क्रूर, तर्कहीन व रक्त पिपासु बताया, क्योंकि उसने शुद्धिकरण से लाखों मासूमों की हत्या की, स्वयं के व्यक्तित्व की उपासना को बढ़ावा दिया तथा पर्याप्त सैनिक तैयारी के अभाव में स्टालिन ने द्वितीय विश्व युद्ध में देश को विदेशी ताकतों का शिकार बनाया था। विवाद के इस पक्ष का हम आगे 20वीं दलीय कांग्रेस से संबंधित अध्याय में अलग से वर्णन करेंगे। 1957 की ग्रीष्म ऋतु में राजनीतिक संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। हंगरी में विद्रोह एवं आंतरिक समस्याओं ने सोवियत प्रशासन के पुनर्गठन की ओर ध्यान दिलाया, जो सोवियत व्यवस्था के स्थायित्व के प्रश्न से जुड़ा हुआ था। दल की प्रेसिडेंसियम में परास्त होने के बाद खुश्चेव ने अपना मामला केंद्रीय परिषद के सामने रखा और वह दल विरोधी गुटों को प्रेसिडियम एवं महत्वपूर्ण सरकारी पदों से हटाने में सफल हुआ। इस तरह वह मालनकोव, मोलोतोव, कगानोविच और तथा दिमित्री शिपिलोव को सत्ता प्राप्ति के संघर्ष से अलग करने में सफल हुआ। इस समय प्रेसिडियम के सदस्य की संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई, जिससे दल सचिव अपने समर्थकों को इस महत्वपूर्ण संस्था में सम्मिलित कर सके। मार्शल जुकोव, जिससे खुश्चेव की सत्ता संग्रह करने में विशेष सहायता दी थी, कुछ महीनों बाद खुश्चेव की दृष्टि में अपनी समस्त महत्ता खो बैठा। मार्च 1958 में बुलगानिन ने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि वह खुश्चेव का विश्वास प्राप्त नहीं कर सका।
इसके बाद खुश्चेव स्वयं राज्य का प्रमुख बन बैठा। दल एवं राज्य की सत्ता को मिलाकर खुश्चेव ने स्पष्ट कर दिया कि कृषक पृष्ठभूमि से राजनीति में आए हुए खुश्चेव के सामने सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई नहीं था। दल की विख्यात 22वीं कांग्रेस में, जिसका अधिवेशन अक्टूबर 1961 के दूसरे सप्ताह में हुआ, खुश्चेव की उत्कर्ष की पुष्टि होती है। यद्यपि खुश्चेव 22वीं कांग्रेस में अपनी स्थिति को मजबूत करके स्टालिन को उसके मकबरे से भी हटाने में सफल रहा, परंतु यह मानना होगा कि खुश्चेव का चरमोत्कर्ष काल 1958 तक ही था और 1961 तक उसका पतन भी प्रारंभ हो गया था। 15 अक्टूबर 1964 को सरकारी तौर से खुश्चेव को दल एवं सरकारी पद से मुक्त कर दिया गया। उसकी पदच्युति का कारण उसकी बढ़ती वृद्धावस्था एवं उसका गिरता हुआ स्वास्थ्य बतलाया गया। कारण कुछ भी रहा हो, यह स्वीकार करना होगा कि रूसी राजनीति में खुश्चेव को शासन से निवृत्त कर दिया गया। इस प्रकार हमने देखा कि खुश्चेव काल स्टालिन की मृत्यु के बाद अर्थात 1953 से लेकर 1964 तक माना जाता है। तो यह विषय हमारा यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।